So hello students, we are going through with the chapter 5 Newton laws of motion in physics class 11th and today's our topic is what? weighing. पहले हम वेइंग के बारे में समझते हैं. वेइंग क्या होता है? जैसे मुझे अपना वेट तौलना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होऊंगा और फिर अपना वेट उस वेइंग मशीन में मेजर कर लूँगा. तो हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि जो हमारा वेइंग होता है वो mg होता है. जो वेइंग होता है वो क्या होता है? वेइंग क्या होता है? mg होता है. एक्चुअल में होता है mg अगर वो किस पे है, मशीन रुकी हुई है. लेकिन हमारा वेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है अगर वो मशीन मोशन कर रही है. तो पहले देखते हैं एक्चुअल में रियल में. इसलिए हमें क्या मानना चाहिए? जो हमारा वेट होता है वो हमारी बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन होता है. वो क्या होता है? हमारी बॉडी पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और कौन लगा रहा है? मशीन लगा रही है. उसको मशीन क्या करती है? मेजर करती है. तो हम समझते हैं क्या होता है वेइंग. तो ये मान लीजिए ये एक कोई वेइंग मशीन है, हालांकि प्रॉपर नहीं बन पाई है. तो ये वेइंग मशीन है और इसके ऊपर ये आदमी खड़ा हुआ है. देखिए कैसे सिस्टम है. लेट सपोज माय हैंड इज व्हाट? वेइंग मशीन एंड दिस इज अ पर्सन. इन दिस वे दिस इज द डायग्राम. अब क्या होगा? इस पर्सन का वेट कहां लगेगा? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा. और ये जो सरफेस है ये इस पर्सन के ऊपर क्या लगाएगी? एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, ऊपर की तरफ लगाएगी. तो अगर मैं देखूं तो वही सेम सिचुएशन मैंने बनाया है. mg कहां लग रहा है? नीचे की तरफ. नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ. और ये वेइंग मशीन कैसी है? स्टेबल है. मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0. तो अगर मैं इसकी एफबीडी के हिसाब से सॉल्व करूं, आपको एफबीडी बहुत अच्छे से बनाना आ चुकी है तो हम सिंपल इसी में कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू हाउ मच? mg. दिस n इज नोन एज व्हाट? वेट. दिस n इज नोन एज व्हाट? वेट. इसको हम कहते हैं वेट. हम यहां पर n वेट मानेंगे ना कि mg वेट मानेंगे. हम किसको n वेट मानेंगे? इक्वेशंस में अपनी n नॉर्मल रिएक्शन को वेट मानेंगे. न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर कैसे इस्तेमाल हो रहा था? क्योंकि हमारा टॉपिक न्यूटन का थर्ड लॉ लगा था. देखिए इस बॉडी ने, इस मशीन ने, ध्यान से देखिए फिर से, इस मशीन ने इस पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया ऊपर की तरफ. तो नॉर्मल रिएक्शन, लेट सपोज दिस फिंगर इज व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ऑन पर्सन ड्यू टू व्हाट? मशीन. Due to what? Machine. In the same way, this person is also having a normal reaction on what? This machine, and that is what? In downward direction. In which direction? In downward direction. तो अब क्या हो जाएगा? Normal reaction on machine due to what? Person. तो to every action there is an opposite reaction. आप चाहें तो यहां पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन बना सकते हैं. दोनों कैसे हैं? और थर्ड लॉ में क्या होता है? टू डिफरेंट बॉडीज, वन इज मशीन, अनदर इज व्हाट? पर्सन. दीज आर टू डिफरेंट बॉडीज. देयर नेचर इज ऑल्सो व्हाट? सेम. हियर इज नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, हियर नॉर्मल रिएक्शन इन व्हाट? डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. और ये इक्वल एंड अपोजिट है. तो ये हमने देखा इसके लिए. अब हम देखते हैं, मैंने कहा आपसे अगर ये वेइंग मशीन मान लीजिए मूव करने लगी तो क्या होगा? तो हम केसेस देखते हैं इसके. तो फर्स्ट केस देखिए क्या हुआ कि वेट में क्या अंतर आएगा. तो फर्स्ट केस वी आर टेकिंग द केस ऑफ व्हाट? लिफ्ट. तो फर्स्ट केस क्या है? व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल ए. तो मान लीजिए क्या केस है? यहां पर कोई एक लिफ्ट है. ये सपोज करिए एक लिफ्ट है, ठीक है. 3D डायग्राम है, 2D बन रहा है, इससे ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा आपको. यहां पर कोई एक वेइंग मशीन रखी हुई है इस लिफ्ट में. सपोज करिए ये वेइंग मशीन है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से. और यहां पर वो एक पर्सन है जिसका आपको वेट निकालना है. तो देखिए लिफ्ट ऊपर जा रही है. पहले तो देखिए क्या होगा? ये पर्सन का वेट कहां लगेगा? mg, नीचे की तरफ. इस पर्सन का वेट कहां लगेगा? नीचे की तरफ. अच्छा, इस पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? आंसर आया नॉर्मल रिएक्शन इस पर्सन पे कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा. और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है. बाकी ये बॉडी कहां मूव कर रही है? ऊपर की तरफ. तो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, अगर मैं इतने से पोर्शन की एफबीडी बनाऊं तो ये पर्सन था, ये क्या था? इसका mg था. ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन n है. और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है. तो जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव. अदरवाइज कैसा लिया जाता है? नेगेटिव. तो एफ नेट सेकंड लॉ के हिसाब से देखिए एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो नेट फोर्स बताइए इस पर्सन पे कितना लग रहा है? तो नेट फोर्स लग रहा है n माइनस mg. माइनस क्यों आया और n को प्लस क्यों लिया? क्योंकि n का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन कैसा है? सेम. और इसका डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट. ये आप समझ चुके हैं पहले. तो इसके हिसाब से क्या आ गया? ये n माइनस mg इज इक्वल टू मास ऑफ द पर्सन इज व्हाट? m. लेट अस सपोज द मास ऑफ द पर्सन इज व्हाट? m.
ठीक है, तभी mg लग रहा है ये, तो ये m इंटू ए हो गया। तो यहां से n निकाला तो n कितना आ गया, ma प्लस वॉट mg। अब जरा देखिए यहां से m बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो गया, g प्लस a। मतलब जो आपने पिछले वाले केस में mg निकाला था उसमें एक एक्सेलरेशन जुड़ गया जिस रफ्तार से ऊपर जा रहा है, तो इस पर्सन को अपना वेट क्या महसूस होगा, हैवी महसूस होगा। इसको अपना वेट क्या लगेगा कि उसका वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहां पर देखिए इस केस में n कितना आ गया, mg प्लस a। तो यहां पर वेट क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए मैंने कहा था कि हम किसको मेजर करते हैं, mg को नहीं मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं, n को। पर्सन विल फील दैट हिज वेट इज व्हाट, इंक्रीज्ड। नाउ सेकंड केस for this is, second case is that when the lift is moving downward। अब हमने लिफ्ट को क्या कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया, मतलब अब नीचे की तरफ आ रही है लिफ्ट विद एन एक्सेलरेशन दिस। तो जस्ट अ सिंपल थिंग दैट दिस एरो इज इन व्हाट, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज इन व्हाट, डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज द चेंजेस इन आवर इक्वेशन। अब हमारी इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, देखिए सेम एफबीडी सब कुछ है, बस सिर्फ क्या हो गया, एक्सेलरेशन कहां हो गया, अब नीचे की तरफ हो गया। बाकी सारी सिचुएशन कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो अब जरा देखिए अब कौन पॉजिटिव हो जाएगा, mg पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg माइनस n इज इक्वल टू व्हाट, ma। जस्ट तो यहां से देखिए आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो mg माइनस एम ए इज इक्वल टू वॉट, एन, और एन इज इक्वल टू कितना आ गया, एम जी माइनस ए। अब क्या हुआ, वेटलेस हो गया। तो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि उसका वेट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, उसका वेट क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो समझ में आया, इस तरीके से होता है। एक सिचुएशन और भी हो सकती है, वो सिचुएशन ये है कि मान लीजिए ये लिफ्ट किसी चीज से आ रही है। अब लिफ्ट तो किसी ना रोप से चलती है, मशीन लगी होती है, और ये लिफ्ट कट गई, मतलब टूट गई। तो उस समय ये एक्सेलरेशन कितना हो जाए, जी के बराबर हो जाए। इफ इन दिस केस सब केस इज व्हाट, इफ ए इज इक्वल टू व्हाट, जी। अगर एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाए देन जरा देखिए क्या होगा इस इक्वेशन में, देन n इज इक्वल टू एम जी माइनस जी इज इक्वल टू वॉट, 0। उस समय नॉर्मल रिएक्शन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं वेट लेसनेस कंडीशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कंडीशन। मतलब उस आदमी को ऐसा लगेगा कि उसके अंदर कोई वेट नहीं है, उसको ऐसा महसूस होगा कि वो वेटलेस हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप देखिए कभी आप वाटर पार्क में जाइए, वहाँ बहुत बड़े बड़े झूले लगे होते हैं, या फिर आप कहीं जाइए जो एडवेंचर पार्क्स होते हैं, उनमें एक झूला होता है जिनमें लोगों को गोल सा बैठा देते हैं और उसको एक साथ ऊपर ले जाते हैं और अचानक से झूले को नीचे छोड़ते हैं, तो आप बहुत तेज चीखना शुरू करते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी बॉडी में वेट है ही नहीं। आप ये मेन कंडीशन कैसी होती है, जब आप इस तरीके से इसको करते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, आपको नॉर्मल रिएक्शन 0। अच्छा, जब इस समय n इज इक्वल टू 0 होगा, when n इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो कांटेक्ट है क्या है, कांटेक्ट इज जस्ट रिमूव्ड और जस्ट स्टार्टेड। मतलब जो दोनों बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट है, मतलब अगर ये मान ले वेइंग मशीन थी और ये पर्सन है, तो इनके बीच में ऐसा महसूस होगा या तो जस्ट स्टार्ट हुआ है या जस्ट रिमूव हुआ है। जब n कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स में, जिसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम इसमें पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बट आज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली सेकंड लॉ के ऊपर डील करता है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। द प्रिंसिपल दैट द टोटल लीनियर और एंगुलर मोमेंटम, चाहे लीनियर मोमेंटम हो चाहे एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल बॉडी के अक्रॉस होता है। एंगुलर मोमेंटम इन एनी आइसोलेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड, एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई दूसरा चीज ना लग रहा हो, कोई दूसरा फोर्स ना लग रहा हो। आइसोलेटेड सिस्टम इज व्हाट, कांस्टेंट दिया हुआ है यहां, प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये इसका स्टेटमेंट, समझते हैं क्या होता है स्टेटमेंट का डेरिवेशन। मान लीजिए दिस इज एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चीज का इफेक्ट नहीं है।
तो एक सिस्टम है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, चीजें होंगी, तो इस पे बहुत क्या है, इंटरनल तो बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं। इंटरनल क्या है, बहुत सारे फोर्सेस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फोर्सेस राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एक्सटर्नल फोर्सेस। यहां पर एफ एक्सटर्नल कैसा है, एफ एक्सटर्नल गिवन है कि कितना है, 0। और ये सिस्टम कैसा है, आंसर आया ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा है ये, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, अच्छा बहुत सारी बॉडीज हैं तो आपस में घूम रही हैं। हमने मान लिया किसी एक बॉडी का जो इसका सेंटर में है, जहां पर पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास लग रहा है, उसकी वेलोसिटी है VCM। तो VCM क्या है यहां पर, हेयर VCM क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द body or system. तो velocity of center of mass of the body. What is center of mass? It is a point at which whole mass of a body is seems to be concentrated. एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का मास क्या हो, कंसंट्रेट होता हुआ दिखाई पड़े, उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे इस पेन का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, इसके बिल्कुल बीचा बीच में। एक स्केल आपके पास 12 इंच का या 15 सेंटीमीटर का, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, 7.5। आप उसको रखिए, दोनों साइड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इट इज अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ अ बॉडी सीम्स टू बी व्हाट, कंसंट्रेटेड, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो हमने माना इस पूरी बॉडी का ये कोई पॉइंट था जिसकी वेलोसिटी कैसे, जहां पर पूरा मास कंसंट्रेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी हमने मान ली VCM, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखते हैं, सिंस देयर इज एफ एक्सटर्नल, तो जरा इसे कंटिन्यू करें सेकंड लॉ के हिसाब से। तो ये क्या होगा, ये होगा M इंटू ए। अच्छा, हम ए क्या ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू व्हाट, 0। या आप क्या ले लीजिए, ए एक्सटर्नल ले लीजिए। मास तो किसी चीज का 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा, तो आंसर आया यहां से क्या पाया हमने कि दैट इज मास कैन नॉट बी 0। सो व्हाट वी आर गेटिंग, सो वी आर गेटिंग व्हाट, ए एक्सटर्नल इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अच्छा, ए एक्सेलरेशन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv अपॉन व्हाट, dt। आप वही v कौन सा ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू व्हाट, 0। किसी भी चीज का अगर डिफरेंशिएशन 0 हो तो हमको मैथमेटिक्स कैलकुलस कहती है कि वो चीज कैसा होता है, वो चीज कांस्टेंट पाया जाता है। वो चीज कैसा पाया जाता है, कांस्टेंट। तो आपने इस पूरी बॉडी का वेलोसिटी कैसा मान लिया, सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट मान लिया। अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम के यहां पर मास कितना लग रहा है, m लग रहा है, तो अगर मैं मास इंटू वेलोसिटी कर दूं, क्या कर दूं, इफ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय व्हाट, m ऑन बोथ साइड, तो व्हाट वी विल गेट MVCM इज इक्वल टू m इंटू व्हाट, अ कांस्टेंट। अब बताइए, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट। तो m इंटू वी क्या निकल के आ गया, मोमेंटम। m इंटू वी क्या निकल के आ गया, मोमेंटम। और मोमेंटम कैसा निकल के आ गया, कांस्टेंट। अब मोमेंटम कांस्टेंट निकल के आ गया तो वो कैसा हो गया, कंजर्व्ड हो गया। वो कैसा हो गया, कंजर्व्ड हो गया। तो दिस इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रोवाइडेड दैट द एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट, 0। एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए इस मोमेंटम पे, 0 होना चाहिए। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे न्यूमेरिकल क्या होता है, गन, बुलेट। गन को आप, गन और बुलेट का होता है, जब आप गन बुलेट को रखते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। इंटरनल फोर्स तो है लेकिन एक्सटर्नल फोर्स क्या आप कोई लगा रहे हैं, आंसर है कितना, 0। तो एक्सटर्नल फोर्स 0, तो मोमेंटम कैसा करते हैं, कंजर्व रखते हैं। तो उसमें इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम लेते हैं और न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप का बुलेट वाला भी न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा पहले मैं कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, फिर इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे हम एक साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो अपना आएगा स्प्रिंग फोर्स। वो क्या आएगा अपना, स्प्रिंग फोर्स। And after spring force, we will have some numericals. We will have some numericals. Numericals based on what? Conservation of momentum. Numerical based on what? Bandar, monkey type, that is Newton's third law. And some numericals based on what? On the spring forces. So these are the three things we will have a single lecture. But our next topic is what? Next topic is what? Spring force. So that we should understand what is spring force. So friends, this is our new topic, that is what? Spring force. So in a single lecture we are covering the three theory topics. First we have covered what? First we have today done what? Weighing, the concept of weighing. Second we have done what? Second is known as what? Conservation of momentum. And third is what? Spring force. Then we will have some questions based on them. So let us suppose this is a spring and it is tied on any wall.
Now what occurs if I am, and this is any block, let us suppose this is any block of mass m. If I am applying a force in this direction, then what occurs? The situation is that this spring will be what? Elongated. ये spring क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, फैल जाएगा. तो अगर मैं इसी सिचुएशन को बिल्कुल ठीक नीचे बनाऊं तो ये कुछ किस तरीके से होगा? ये स्प्रिंग इस तरीके से क्या हो जाएगा? elongate कर जाएगा. मास लगाइए ना लगाइए उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो ये जो इसमें elongation हुआ, ये मान लीजिए x था या फिर मान लीजिए डेल्टा एक्स. जनरली हम क्या यूज करेंगे? डेल्टा एक्स. तो मान लीजिए ज्यादा अच्छा होगा न्यूमेरिकल्स के लिए. आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, तो इस स्प्रिंग को जब आप छोड़ोगे तो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में इस फोर्स को जब आप हटाओगे तो ये क्या था? एफ अप्लाइड था. तो इसके अंदर एक स्प्रिंग के अंदर फोर्स आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? एफ स्प्रिंग. SP RING स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, या SP से नोट कर लेंगे. तो ये जो फोर्स आएगा एफ SP, ये कितना होगा? ये माइनस का K इंटू वॉट? डेल्टा S. वॉट इज K? K इज वॉट? स्प्रिंग कांस्टेंट. K क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है. और डेल्टा X क्या कहलाता है? वेयर डेल्टा X इज वॉट? इलोंगेशन. इलोंगेशन इन स्प्रिंग. और इसी को आप डेल्टा एक्स को ये भी कह सकते हो कि आपने यहां खींचा, इसको दबा भी सकते थे स्प्रिंग को उस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो सकता था? ये हो सकता था कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. तो आइदर इट शुड बी व्हाट? इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, और आइदर शुड बी व्हाट? कंप्रेशन. कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. ये जो है, ये जो आया है पूरा सिस्टम, ये हुक्स ने दिया था. किसने दिया था? HOOK'(X), हुक्स लॉ. इसको आप पढ़ेंगे अपने पार्ट सेकंड की बुक में, और जब आपका आएगा क्या? इलास्टिसिटी के पास में. ठीक है, हुक्स लॉ से ये निकल के आया है. तो ये हमारा होता है, दिस इज नोन एज व्हाट? स्प्रिंग फोर्स. अब जरा सा समझते हैं कि स्प्रिंग फोर्स को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं टेंशन के साथ में. तो आप एक चीज बहुत अच्छे से रखना, जब इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं, आप तुरंत स्प्रिंग को हटा के उसके यहां पर क्या लगा दीजिएगा? टेंशन वाली स्ट्रिंग लगा दीजिए. क्या स्प्रिंग के यहां पर क्या लगा दीजिए? स्ट्रिंग लगा दीजिए. आपका न्यूमेरिकल 99% क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा. ऑल्दो इट इज अ वेरी टफ टॉपिक, पीपल आर सेइंग इट इज वेरी टफ टॉपिक, बट आप देखिएगा कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, व्हेन वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स आर टफ ऑन दिस, पीपल सेइंग, बट इट इज वेरी इजी. ठीक है, तो सपोज करें मैंने कहा ये स्ट्रिंग है, ये क्या है? एक स्ट्रिंग है, और यहां पर क्या है? एक स्प्रिंग है. मैं ये बात कर रहा हूं. तो स्ट्रिंग, अगर एक ही स्ट्रिंग होती तो आप पढ़ चुके हैं. यहां पर टेंशन, अगर ये ऐसी इधर बधी हुई है और ये इधर बधी हुई है, तो अपोजिट टू इट व्हाट? टेंशन हेयर, एंड हेयर इज व्हाट? टेंशन दिस. इसी तरीके से अगर मैं इसको इधर खींचूं और इधर खींचूं, दोनों साइड खींचूं, तो जितना स्प्रिंग फोर्स यहां होगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स कहां होगा? यहां होगा. मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर और एक स्प्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहती है और स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स कैसा रहता है? सेम रहता है. स्प्रिंग के अंदर क्या चीज सेम रहती है? स्प्रिंग फोर्स सेम रहती है. अब जरा समझते हैं, क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं कि क्या हो सकता है अगर हम इसको थोड़ा सा देखें. कितना समझ में आया आपको? बेसिक सी चीज है. तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया? F इज इक्वल टू माइनस का K इंटू एक्स. सपोज करिए मेरे पास में ये दो ब्लॉक्स हैं. एक मान लीजिए M1 है, और इसको मैंने एक स्प्रिंग से जोड़ दिया, और ये कोई ब्लॉक मेरे पास में है M2 है. ठीक है, अब क्या करा? मैंने इसको इधर खींचा. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज हाउ मच? L1. और इसको इधर खींचा, ये कितना आ गया? L2. तो एक गया L2 और एक गया कितना? L1. अब बताइए इसमें कितना फोर्स आएगा? तो जर्नली जल्दी जल्दी में जो हमारा रॉन्ग मेथड है, क्या है? रॉन्ग कंसेप्ट. हम यहां लिख देंगे F इज इक्वल टू माइनस का K इंटू L1, और यहां लिख देंगे F1, और यहां लिख देंगे F2 इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस का K इंटू L2. लेकिन एक बात बताइए, मैंने भी आपका कहा था कि स्प्रिंग कैसी है? सिंगल. तो दो फोर्स कैसे आ सकते हैं? तो दिस इज व्हाट? रॉन्ग, एंड इट इज ऑल्सो व्हाट? रॉन्ग. तो अगर स्प्रिंग सेम है तो यहां पर तो ये फोर्स आ गया और यहां पर ये फोर्स आ गया. ऐसा कैसे पॉसिबल है? जबकि यहां का फोर्स और यहां का फोर्स कैसा होगा? सेम. यहां का हर जगह का, हर पॉइंट का फोर्स कैसा होगा? सेम. तो ये गलत हो गया. आपने सिंगल इलोंगेशन लिया, लेकिन नेट इलोंगेशन कितना है इसके अंदर? नेट
इलॉन्गेशन कितना निकल के आया जरा बताएंगे। इधर L1 है और इधर कितना है L2, तो कितना हो गया L1 प्लस L2, दिस इज व्हाट नेट इलॉन्गेशन। सो फोर्स कितना आएगा, कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, पूरी स्प्रिंग के ऊपर, सिंगल स्प्रिंग है तो क्या आएगा माइनस का। माइनस क्यों, आप खींच इधर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स इधर डेवलप, आप खींच इधर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स इधर डेवलप हो रहा है, इसलिए माइनस है, बिकॉज ऑफ व्हाट डायरेक्शन, माइनस का K इनटू इन ब्रैकेट हाउ मच L1 प्लस L2। कंसेप्ट समझ में आ गया नहीं आ गया। तो क्या हुआ, जितना भी इलॉन्गेशन हो उसका सम कर लीजिए, ठीक है, जितना भी कंप्रेशन हो उसका सम कर लीजिए, उसको स्प्रिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या निकल के आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए ये एक स्प्रिंग थी और ये दोनों मासेस हैं, तो मेरे दोनों हाथ जो हैं क्या मासेस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि बोथ द बॉडीज आर मूव 2 सेंटीमीटर इन सेम डायरेक्शन, तो 2 सेंटीमीटर इधर मूव करा, कोई फोर्स आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इलॉन्गेशन 2 सेंटीमीटर इधर हुआ, इसमें भी 2 सेंटीमीटर इधर हुआ। क्या स्प्रिंग में कोई चेंज आया, देयर इज नो इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग, दैट्स व्हाई द स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट, 0। लेकिन अब ये होता कि सेम डायरेक्शन जगह पर क्या हो सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता, दोनों में कैसा आता आंसर, इतना आता। लेकिन अब ये हो जाता कि ये 1 सेंटीमीटर इधर मूव करा और ये 1 सेंटीमीटर इधर मूव करा, तो क्या ये स्प्रिंग लंबी होती है, बिल्कुल लंबी होती, और ये स्प्रिंग लंबी होती तो क्या हो जाता, इलॉन्गेशन आता। तो आप क्या लिख देते, K इंटू वॉट 1 प्लस 1 हाउ मच 2 यूनिट्स। अब वो सेंटीमीटर है मीटर वो आप बाद में देख लीजिए। इस तरीके से अगर मैं इसको कंप्रेस कर देता तो ये कितना हो जाता, मान लीजिए अब ये छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, ठीक है, ये हो गया, तो अब क्या हो जाता, K इंटू वॉट माइनस का जितना भी इलॉन्गेशन या कंप्रेशन हुआ वो लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो दिस इज व्हाट, अ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट लेक्चर इज बेस्ड ऑन व्हाट, द न्यूमेरिकल्स ऑन द 3 टॉपिक्स दैट वी आर डूइंग। थैंक यू।